कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे इसको कार्यक्रम को? देखिए, हर साल की तरह इस साल भी स्वर्गीय कैलाशनाथ सिंह यादव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे जनपद से और आसपास के जनपदों से भी तमाम समाज सेवी इकट्ठा होते हैं और उनकी कीर्तियों को याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आगे जीवन के पथ पर समाजवादी की विचारधारा को लेके आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। ये आज वही कार्यक्रम चल रहा है। सांसद जी, अभी कुछ देर पहले आप संसद की कार्रवाई की बात कर रहे थे, जिसमें नरेंद्र मोदी जी पिछले 12 सालों में पहली बार विधायक रहे हैं। ऐसा देश ने देखा कि पीठ से लोकसभा स्पीकर ने स्वयं ये कहा कि हमने मना कर दिया, प्रधानमंत्री जी आप मत आइए, खतरा है। अब देश के प्रधानमंत्री को देश की संसद में भी खतरा है, तो सवाल वहीं उत्पन्न हो गया कि जब उस खतरे से डर करके अगर प्रधानमंत्री अपनी संसद में नहीं आके बैठ सकता, जवाब नहीं दे सकता विपक्ष का, तो उस प्रधानमंत्री के हाथ में देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित हैं, देश कैसे सुरक्षित है। अजीब विडंबना है कि सेना के लोग पूछते हैं, अधिकारी पूछते हैं कि दुश्मन टैंक लेके चढ़ गया और जवाब दिया जाता है जो उचित समझो वो करो। मुझे लगता है कि इससे बेशर्मी की और कोई बात नहीं हो सकती। ये आदेश नहीं है, ये जिम्मेदारी से भागने का संकेत है। तो मैं यही कह सकता हूं कि इस सदन में वो अजीब दिन था। अपने इतिहास को जब भी पढ़ेंगे लोग तो सोचेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री को भारत की संसद में इतना खतरा महसूस हुआ कि विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। जी, मोहन भागवत जी जनसंख्या को लेकर बयान दिए हैं। उनका यह कहना है कि बच्चों की शादी 19 से 25 के बीच में होना चाहिए और सभी को के 3 बच्चे होने चाहिए और तभी वो लोग स्वस्थ भी रहेंगे। देखिए, ये लोग एक साथ वैज्ञानिक भी हैं। एक समय उन्होंने कहा था कि अगर देश की सीमा पर आवश्यकता पड़ी तो 3 लाख हमारे स्वयं सेवक मुकाबला करने के लिए रेडी हैं। तो ये एक के समय डॉक्टर भी हैं, दार्शनिक भी हैं और देश को 18वीं सदी में वापस लौटा के ले के जाने वाले विचारधारा रखने वाले लोग भी हैं। अब आज यह जो संदेश उनका आया है, ये संदेश आप गौर से देखिएगा किसके लिए है। ये संदेश किसके लिए है? इस संदेश में भी देश में विभाजनकारी नीति छुपी हुई दिखाई दे रही है। बड़ी विषय लंबा हो जाएगा, लेकिन जब देश का मुखिया कहता है कि जो उचित समझो करो, तो मैं भी कहूंगा कि देश की जनता को जो उचित लगता है वो करे। इसके अलावा उन्होंने एक वीर सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग किया है। यह भी एक बात है कि साबित करिए कि वो वीर सावरकर हैं। अब तो इस दौर में एक नया दौर चला हुआ है। अगर आप कहेंगे कि हम अनिल हैं पत्रकार, तो आप ही से कहा जाएगा कि आप साबित करिए कि आप अनिल पत्रकार हैं। अगर कोई कहेगा ये घर हमारा है, तो आप ही से कहा जाएगा साबित करिए कि ये घर आपका है। अगर शंकराचार्य जी कहेंगे कि मैं शंकराचार्य हूं, तो उनसे कहा जाएगा आप साबित करिए कि आप शंकराचार्य हैं। तो वही मेरा भी प्रश्न है इनके साथ कि पहले ये साबित करें कि वो वीर सावरकर कैसे हैं, उनको क्या कहा जाए जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, सूली पे चढ़ गए, गोलियां खाई, लेकिन माफी नहीं मांगा, ब्रिटिश हुकूमत के सामने घुटना नहीं टेका, जिसने 11 बार लिख के माफी मांगा। जिन दिनों देश में कलेक्टर के पद की तनख्वाह जितनी तनख्वाह थी उससे 1.5 गुना पेंशन ब्रिटिश शासन से प्राप्त करने के समझौते के साथ समझौता किया, उसको आप कैसे महिमा मंडप कर रहे हैं?
श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आप लेते हो, दो ही नाम आपके पास है, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और एक वीर सावरकर का। दोनों का इतिहास देश के सामने रख दो। आप तमाम बातें करते हैं, सनातन धर्म की बात, हिंदू राष्ट्र की बात, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में बनने वाली पहली सरकार में मंत्री थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कश्मीर में सरकार बनाने के लिए मुफ्ती साहब की पार्टी से समझौता करके सरकार बनाते हैं। ये तो मौके के हिसाब से अपने बयान देते हैं। कैसे अब इस वक्त बेचैनी बढ़ी हुई है और देश में लोगों में एक परिवर्तन की सोच साफ दिखाई दे रही है, इसलिए तमाम इस तरह के बयान दिए जाएंगे आने वाले दिनों में। सर, एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब मुंबई में मेयर बुर्के वाली महिला बन सकती है, तो यूपी के सीएम जो है बुर्के वाली महिला भी आने वाले दिनों में बनेगी। देखिए, बिहार में ही लोग बना दिए। वहां कहे थे लोग कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल मुख्यमंत्री बनेगा। तो बिहार में तो अब्दुल ने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। अब अगर वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, एक उदाहरण अगर वो देते हैं कि एक बुर्के वाली महिला वो एक मेयर बन रही है, नगर की व्यवस्था चलाएगी, तो अब देश की व्यवस्था भी वही चलाएगी। तो गाजीपुर का इतिहास तो देखो ना, जाके देखो कितनी नगर पालिकाएं हैं। बहादुरगंज की नगर पंचायत हो, मोहम्मदाबाद की नगर पंचायत हो, दिलदार नगर की नगर पंचायत हो, जमानिया की नगर पालिका हो, जाके देखिए क्या इस पर मुसलमान चेयरमैन नहीं रहा। ये तो एक विभाजनकारी नीति है, एक समझौता है कि देश को धार्मिक कट्टर भावनाओं में बांटा जाए और कट्टरता फैला करके समाज को इस तरह बांट दिया जाए कि जो कट्टर हिंदू हैं वो एक तरफ हो जाए, जो कट्टर मुसलमान है एक तरफ हो जाए। जब दोनों कट्टर कट्टर हो जाएंगे तो एमआईएम वाले भी मानेंगे कि भारत में कै परसेंट आबादी है आपकी, कै परसेंट आबादी है। आप मालेगांव में तो बना लिए, आप मालेगांव में बना लिए, लेकिन आप देश के दूसरे हिस्सों में जहां आप संख्या बल में उतने नहीं है, कैसे बनाएंगे। देश को चलाने के लिए गंगा जमनी तहजीब को लेकर चलना होगा। देश में विभाजन के समय यह समस्या खड़ी हो गई थी। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम धर्म के नाम पर एक राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, आओ हमारे साथ मुसलमानों। लेकिन दूसरी तरफ वहीं अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, ये मादरे वतन हिंदुस्तान हमारी अपनी जन्मभूमि है और हम जमहूरियत के निजाम को स्वीकार करके इसी भारत की मिट्टी में पले हैं, बढ़े हैं और दफन होना भी पसंद करेंगे। तो जो लोग मोहम्मद अली जिन्ना को फॉलो करने वाले थे वो पाकिस्तान चले गए, और जो लोग भारत भूमि को अपनी मातरे वतन मानते थे वो भारत में रह गए। तो जो भारत में है वो अपना वतन मान के है, और वतन से मोहब्बत ये एक ईमान का जुज है। हम इसे धर्म की नफरत की आग में जलने नहीं देंगे, और किसी की भी कट्टर धार्मिक सोच को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कट्टर धार्मिक सोच हो या दूसरी किसी भी दल की, चाहे मुस्लिम लीग जिन्ना के समय में या आज जो पार्टी उस कट्टर नीति पर चलने की बात करती है, हम उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे और देश की जनता भी उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने एसआईआर को एनआरसी से आपको बता रहे कि एनआरसी किया गया है। अखिलेश यादव ने एक ऐसी जड़ी, एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा सूत्र दे दिया है कि उसने नींद हराम कर दी है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं। इसी सूत्र ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो परफॉर्मेंस दी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके रथ के चक्के को जमीन में धंसा दिया था। और आने वाले 27 में इससे बदतर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। 100 सीट भी भाजपा को उत्तर प्रदेश में जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि समाज का हर वर्ग उनसे दूर हट रहा है। जिन्होंने उनको वोट दिया था उन्होंने भी मान लिया है उनसे दूर हट रहे हैं, किसान उनसे दूर हट रहा, सब उनसे दूर हट रहे हैं। तो वो बेचैन है
वो समाज को बांटने वाली बातों को कहेंगे।